अस्सलाम वालेकुम। मुईद पीरज़ादा की तरफ से आप सबको सलाम हो। गुज़िश्ता 48 प्लस घंटों में न्यूज़ीलैंड और बर्तानिया की क्रिकेट टीम के हवाले से हमने बहुत दुहाई दी, बहुत शोर मचाया, बहुत रोया-पीटा, बहुत ज़्यादा हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं। उसपे टेलीविज़न प्रोग्राम भी बहुत हो गए हैं। हुकूमत भी उसके हवाले से बहुत बोली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक नुक्ता जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो नुक्ता ये है कि पाकिस्तान को मसलसल शोर मचाना है ऑफ़िशियल लेवल और चैनल्स पे, और न्यूज़ीलैंड जो एक्सप्लेनेशन नहीं भी दे रहा, उससे मसलसल एक्सप्लेनेशन माँगनी है कि आखिर क्या हुआ, और वो क्या इंटेलिजेंस असेसमेंट थी, वो क्या थ्रेट परसेप्शन थी, किस किस्म का खतरा था, वो खतरा कहाँ से कम्युनिकेट हुआ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसकी अहमियत जो है वो है क्या? अब 24 घंटे पहले गुज़िश्ता दिन आपने देखा कि पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत शेख रशीद साहब के साथ बैठ के एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ होने लग गई हैं पाकिस्तान में, जिसमें बहुत खुल्म-खुला इंटेलिजेंस ड्रिवन इन्फॉर्मेशन होती है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान अपने इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को शो करता है। ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बड़े बिल्कुल एक फैक्चुअल तरीके से बताया कि कैसे जो डिसइन्फॉर्मेशन हुई एहसान उल एहसान के हवाले से एक बयान छपा अगस्त के आखिर में कि न्यूजीलैंड की टीम पे हमला जो है वो मुमकिन है, वो हिंदुस्तान से ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई, ये डिसइन्फॉर्मेशन कन्वे हुई, वहाँ से एक डिवाइस इस्तेमाल हुई। उसके बाद उन्होंने ज़िक्र किया कि कैसे हिंद, और फिर उसको कैसे एक संडे टेलीग्राफ, एक हिंदुस्तानी अखबार है जिसको उन्होंने बताया कि वहाँ के पहली बहुत ही मुमताज़ जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन एमजे अकबर जो हैं, उन्होंने इस अखबार को कायम किया था, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से भी रह चुका है। एक एडिटर का नाम भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक ईमेल जो है वो न्यूज़ीलैंड के क्रिकेट प्लेयर्स को, वहाँ पे उनकी जो ओपनिंग बैट्समैन है, उनकी वाइफ को भी एक ईमेल आई, और वो ईमेल वगैरह जो है वो भी मास्क थी, उसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वीपीएन का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि हम इस मामले को इंटरपोल के ज़रिए इसकी तहकीक करेंगे, इस मामले की तह तक जाएँगे। ये सब कुछ जो है आप सुन चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इन इट। अब बहुत सी जो पाकिस्तान में चीज़ें कही जाती हैं सरकारी लेवल में, वो एक पब्लिक कंज़म्पशन के लिए कही जाती हैं। चूँकि न्यूज़ीलैंड का और बर्तानिया का यहाँ से क्रिकेट ना खेलना, न्यूज़ीलैंड का चले जाना, बर्तानिया का इनकार कर देना, उससे पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन को, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत धचका लगा है, बड़ा सदमा हुआ है। पाकिस्तान की ऑपोज़िशन वही कर रही है, जो कोई भी ऑपोज़िशन ऐसे मौके पे करती है, और वो ब्लेम कर रहे हैं कि ये तो इमरान खान की हुकूमत जो है, उसका निकम्मापन है, उनका फेलियर है कि ऐसा हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। असल में तो ये एक इंटरस्टेट मामला है, इसका ताल्लुक इंटरनेशनल रिलेशन से है, इसका ताल्लुक ज़ाहिर है इस पूरे लंबे झगड़े से है जो इस खत्ते में चल रहा है। बहरहाल चूँकि ऑपोज़िशन ने भी इल्ज़ाम लगाया है, लोग और भी कह रहे हैं, मीडिया में भी ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो हुकूमत ने अपनी एक एक्सप्लेनेशन तो दे दी है पब्लिक कंज़म्पशन के लिए। मुझे यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बहुत सीरियसली इसे इंटरपोल के साथ परस्यू करेगी। ये कितनी देर तक परस्यू करेगी, चूँकि इस किस्म के लीगल, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और जो टेक्निकल मैटर्स होते हैं, जिसके अंदर लॉ इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके अंदर बहुत इंस्टीट्यूशनल या ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट करनी पड़ती है, वो मामले जो हैं वो ठप हो जाते हैं, और उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो चंद दिनों और चंद हफ्तों में खत्म हो जाता है, और उसके बाद इन चीज़ों को परस्यू नहीं किया जाता। लेकिन अ, ये बहुत ज़रूरी है जो कि मैं कह रहा हूँ इसको समझा जाए। देखिए, 2 किस्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं। एक पॉइंट्स ऑफ व्यू तो ये है कि न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा आर्डन जो हैं, उनको एक ऐसी इंटेलिजेंस असेसमेंट दी गई, जिसके नतीजे में वहाँ बौखलाहट थी, परेशानी थी, घबराहट थी, पैनिक अटैक हो गया, खौफ था, इनसिक्योरिटी थी कि न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स की हिफाज़त की जो ज़िम्मेदारी है, वो बहरहाल न्यूज़ीलैंड की एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर है। और न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेप उठा लिया, और वो इतनी उनके पास इतनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन थी, उतनी कन्विंस थी कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको फ़ोन पे समझाने की भी कोशिश की, उनको रिक्वेस्ट भी की, तरले-मिन्नतें वगैरह भी किए, तो उन्होंने उसको नहीं माना, और वो बेज़िद रहीं, और यूँ न्यूज़ीलैंड की टीम यहाँ से चली गई, और ये एक जैसे कि पैनिक अटैक हुआ। बर्तानिया की तो एक्सप्लेनेशन जो सिरे से हमारे सामने कोई आ ही नहीं सकी, और ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये हुई कि बर्तानिया के जो पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर हैं, डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी और अपने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए भी क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश हाई कमीशन की जो सिक्योरिटी असेसमेंट थी, थ्रेट की, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रैवल एडवाइज़री में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, व्हिच क्लियरली मीन्स कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो है, MI6, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोई इस किस्म की असेसमेंट दी है। तो फिर ज़ाहिर है ना, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है, ना बरतानवी हुकूमत ये कह रही है। फिर हमारे सामने वो स्टेटमेंट भी आई है कि बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि वो समझते हैं कि इंग्लिश क्रिकेट टीम का पाकिस्तान ना जाना जो है,
वो मुनासिब नहीं था और वो गलत हुआ। और ये बात भी सामने आई है कि बहुत से ब्रिटिश जो कॉलमनिस्ट हैं, जो क्रिकेट के कमेंटेटर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जैसे पीटर ओबन है, उन लोगों ने ये भी कहा कि बरतानिया ने पाकिस्तान को बेट्रे कर दिया, बिकॉज गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान की टीम जो है समर में उस वक़्त उसने आके ब्रिटेन में क्रिकेट खेली, जबकि वहाँ पर 1000 आदमी दिन में मर रहा था कोविड से, और इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया, जो कि अगर आप उसको देखें तो वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर था। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ब्रिटिश हुकूमत जो है वो एक बैक फुट पे गई है, जो कि इसलिए गई है क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन, जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है पाकिस्तान के अंदर, बड़ी इंटेलिजेंस कलेक्शन उनकी है, बड़ी गैदरिंग को करते हैं इन्फॉर्मेशन की, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को खुद भी उन्होंने ये उनको पैगाम दिया है, असेसमेंट दिया है कि चूंकि क्रिकेट आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल एक मजहब की तरह है, कि पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत शौक है, और इससे ब्रिटिश जो साख है और जो गुडविल है उसमें सडनली बड़ी कमी हुई है पिछले 48 घंटों में। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत थोड़ी सी बैकफुट के ऊपर है, और वो सब कुछ वो कर रही है जो आपने देखा। लेकिन यहाँ 2 किस्म के सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या हम उस चीज़ को माने जो बाज़ लोग कहते हैं, और जो ज़ाहिर है कि न्यूज़ीलैंड कहेगा कि एक जेन्युइन थ्रेट परसेप्शन थी, खौफ था, खतरा था कि पाकिस्तान की रेपुटेशन भी ऐसी है, और खतरा था कि हमला हो सकता है, इसलिए न्यूज़ीलैंड नहीं आया, और फिर चूँकि माहौल बन गया तो ब्रिटेन भी नहीं आया। ये दूसरी वो इंटरप्रिटेशन है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसको लेकर सामने आए हैं, और जिसको मैं भी समझता हूँ कि सही है, कि यहाँ पर एक थर्ड फोर्स ऐसी है जिसने न्यूजीलैंड को और ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन को, न्यूजीलैंड की हुकूमत को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट से खेलने से विड्रॉ कर जाएं, और यूं एक रीजनल नैरेटिव को शेप किया जा रहा है। और ये रीजनल रीजनल नैरेटिव क्या है? ये रीजनल नैरेटिव ये है कि अफगान तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने के बाद, अमेरिका के इनखला के बाद, उनकी और अफगान तालिबान की कामयाबी के बाद, अब इस खत्ते के अंदर जितनी इस्लामिस्ट या इंतहा पसंद तंजीमें हैं, खा वो टीटीपी हो, खा वो टीएलपी हो, खा वो शिया सुन्नी हो, खा वो दाइश हो, आईसिस हो, अफगानिस्तान में बैठी हुई है, पाकिस्तान के अंदर उसके स्लीपर सेल्स हैं, तो ये सब जो है अब ताकत पकड़ जाएंगे, ये जोर मारेंगे, ये पावर हो गए हैं, ये बोल्ड हो गए हैं, ये हमले करेंगे। और ऐसी आप देख रहे हैं हेडलाइन छप रही हैं, अगर थोड़ा सा गूगल पे रिसर्च करें कि पाकिस्तान और चीन जो है उनके लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट या सिक्योरिटी थ्रेट्स में बड़ा इजाफा हो जाएगा। न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का क्रिकेट ना खेलना ने इस इंटरनेशनल नैरेटिव को कंसोलिडेट किया है। ठीक है, अगर हम इसको ये समझते हैं, वाकई मैं समझता हूँ कि ये एक नैरेटिव शेपिंग एफर्ट है, तो फिर हमें इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि ये नैरेटिव शेपिंग एफर्ट यहाँ पर नहीं रुकेगी। इसके बाद कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, अगले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में बड़ा चीज़ हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें तो हो ही रही हैं, बड़ी चीज़ कोई ऐसी होगी जो इसको सस्टेन करेगी, सब्सटैंशिएट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी कि देखिए न्यूजीलैंड को जो असेसमेंट मिली थी इंटेलिजेंस की, वो ठीक ही थी। बरतानिया की जो फीलिंग थी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, इंग्लैंड की, वो भी ठीक ही थी। तो हमें इसको समझना चाहिए। इसलिए कीपिंग इन व्यू दिस असेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल तरीके से, इन राइटिंग, मे बी उसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की मदद ले लें, न्यूजीलैंड से ये पूछें और मांगें और ये डिमांड करें और ये मुतालबा करें कि एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, एज अ स्टेट जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, वो हमसे उसके ऊपर ये वाजिब है एज पर देयर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट, कि वो हमें ये बताएं कि वो क्या इंटेलिजेंस असेसमेंट थी उनकी, वो क्या थ्रेट थी, वो कहाँ से आई, वो कम्युनिकेशन कहाँ से उनके सामने आई, जिसके नतीजे में उन्होंने ये फैसला किया। ये सही है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत हमें ये नहीं बता रही है, अभी तक कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन हम पे ये वाजिब है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बार-बार इस चीज़ के ऊपर इसरार करें और अपनी जो डिस्पैचेज़ हैं उनको लीक कर दें प्रेस के सामने, पूरी दुनिया के सामने। करें कॉन्फिडेंशियल, लेकिन उसको लीक कर दें दुनिया के सामने, और हम उनसे ये डिमांड करें प्रोफेशनल तरीके से कि प्लीज़ हमें ये बताया जाए, बिकॉज़ हम जानना चाहते हैं कि ये डिसइन्फॉर्मेशन जो है कहाँ से आई है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस तरीके से ये डिसइन्फॉर्मेशन शेप की गई है, और हमारी जो 12 बरस की एफर्ट थी इस तासुर को, इनसिक्योरिटी के तासुर को, कि इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स पाकिस्तान में महफूज नहीं है। हकीकत है कि पाकिस्तान ने बहुत जतन किए हैं, बहुत एफर्ट किए, बहुत मेहनत की है इस तासुर को ख़त्म करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स पाकिस्तान में आ सकें। और इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट और स्पोर्टिंग इवेंट का पाकिस्तान में ना आना जो है, वो पाकिस्तान की आइसोलेशन का कम से कम 60-70% है। तो पाकिस्तान की अपनी आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कितनी हुकूमतों ने, कितने इदारों ने, कितने इंस्टीट्यूशंस ने, क्रिकेट बोर्ड, कितने चेयरमैन, कितने मीडिया ने कितनी एफर्ट की है, वो सारी एफर्ट जो है वो न्यूजीलैंड की इस एक एक्शन से जो है वो ज़ाया हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे पूछें। अगर हम ये नहीं करेंगे
तो हमारे लिए खतरात बढ़ जाएँगे, ठीक है? ये नैरेटिव शेपिंग का प्रोसेस जो है, ये एक स्टेप आगे चला जाए। अच्छा, नैरेटिव शेपिंग जो है, अब थोड़ा-सा ये भी माइंड में रखें कि न्यूज़ीलैंड की कैपेसिटीज़ क्या हैं? न्यूज़ीलैंड एक बहुत छोटा-सा मुल्क है जिसकी इस वक़्त भी लेटेस्ट आबादी एस्टिमेटेड जो है वो 5 बिलियन यानी 50 लाख से कम है। यूँ ये कह लिए कि पिंडी शहर की जितनी आबादी है, मज़ाफ़ात तो शामिल ही ना करें उसमें। पिंडी और इस्लामाबाद की मिला के आबादी तो शायद 7 मिलियन 70 लाख से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सिर्फ़ रावलपिंडी शहर की जितनी आबादी है, उससे भी न्यूज़ीलैंड छोटा है। और न्यूज़ीलैंड की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें जो रेगुलर आर्मी के पर्सोनल हैं, उनकी तादाद सिर्फ 4,500 है। तो आप ये सोचिए कि न्यूज़ीलैंड के पास ज़ाहिर है कोई ऐसा इंटरनेशनल इंटेलिजेंस सेटअप नहीं है, जो न्यूज़ीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को एक ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की इन्फॉर्मेशन दे सकता हो। न्यूज़ीलैंड की इस खित्ते के अंदर किसी किस्म की इंटेलिजेंस कलेक्शन एबिलिटी नहीं है। ये ठीक है कि फाइव आई के मेंबर हैं, ये बहुत ड्रामा ढकोसला है। इस खित्ते में तो प्रेजेंस है अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसकी क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, तो वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई है, अमेरिकन इंटेलिजेंस सीआईए है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एमआई6 है, या फिर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस जो है रॉ है, और या फिर उस आईबी की भी है उनकी प्रेजेंस, या हमारी आईबी है, या उसके अलावा रशियन इंटेलिजेंस वगैरह जो है हो सकती है, चाइनीज इंटेलिजेंस हो सकती है। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, जबकि बरतानिया का हाई कमिश्नर ये वेरीफाई कर रहा है कि उनकी ट्रैवल एडवाइजरी में फर्क नहीं पड़ा, और बरतानिया की हुकूमत ये कह रही है कि उनकी सिक्योरिटी असेसमेंट नहीं थी, वो नहीं समझते, उनका ये डिसीजन नहीं था, इसका मतलब है कि एमआई6 तो इसमें कैटेगोरिकली एटलीस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। तो फिर न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिडा आर्डन जो हैं, उनको किसने इतनी कैटेगोरिकली ब्लैक एंड व्हाइट इन्फॉर्मेशन दी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर पाकिस्तान ने जाने दिया, अगर इसको प्रोफेशनली, इंस्टीट्यूशनली, लीगली, फॉरेन ऑफिस के थ्रू, इन राइटिंग, थ्रू डिस्पैचेस ना उठाया, यानी मातम करना, प्रोटेस्ट करना, शोर मचाना, इजहार अफसोस करना, लान तान करना टीवी में, वो एक अलग चीज है। इसको प्रोफेशनली उठाना जो है, वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेन ऑफिस के थ्रू प्रॉपर तरीके से, और इसकी तह तक जाना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। नैरेटिव शेपिंग कैसे होती है? अभी 24 घंटे पहले एक खबर लगी है छोटी-सी, कि टाँक में एक स्कूल जो है लड़कियों का, उसके ऊपर बम का धमाका हो गया है। उसकी हेडलाइन ये। फिर आप उसकी डिटेल पढ़ते हैं, पता चलता है कि स्कूल अभी बना ही नहीं था, वहाँ कोई लड़कियाँ थी ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन था, कॉन्ट्रैक्टर से कोई ब्लैकमेल कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर ने ब्लैकमेल के पैसे नहीं दिए, तो वहाँ पे बम का धमाका हो गया खाली बिल्डिंग में। लेकिन जो इंटरनेशनल खबर क्या बनी है? इंटरनेशनल खबर ये बनी है कि लड़कियों के स्कूल के ऊपर, तालिबात के स्कूल के ऊपर हमला हुआ है। किस मौके पे? जब मसलसल खबर लग रही है, हर हर 1 घंटे के बाद खबर लग रही है कि अफ़गान तालिबान लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, वो उनके सेकेंडरी स्कूल जाना बंद हो गया है, वहाँ पर वो नया-नया कोई मैकेनिज़्म बना रहे हैं। तो उसके साथ जो हमला है टांक में स्कूल पे, वो डवटेल कर जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है? ये नैरेटिव शेपिंग इसी तरह से शेप की जाती है। छोटी-छोटी स्टेट्स, जब छोटी-छोटी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, इवेंट से बड़ी-बड़ी खबरें बनती हैं, फिर उसके बाद कोई बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद एक डेवलपमेंट हो जाती है। पाकिस्तान में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के ऊपर जो हमला हुआ, वो अब मैं इसमें मज़ीद इस वक़्त कुछ और नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि वो हमला करवाने के पीछे कौन-सी ताकतें हो सकती, और कौन-सी ऐसी ताकत थी जो चाहती थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, पाकिस्तान में क्रिकेटिंग, इंटरनेशनल क्रिकेटिंग और स्पोर्टिंग इवेंट बंद हो, और यूँ कौन इतना इंटेलिजेंट था जो ये सोच सकता था कि इससे पाकिस्तान की आइसोलेशन जो है, वो 75% पाकिस्तान दुनिया से आइसोलेट हो जाएगा, यहाँ क्रिकेट प्लेयर नहीं आएँगे, यहाँ मीडिया नहीं आएगा, यहाँ से खबर नहीं निकलेगी, आपकी खबर बनेगी नहीं, पॉजिटिव नहीं बनेगी। पाकिस्तान की पॉजिटिव, मुस्बत, अच्छी खबर जो है, वो कहाँ से बनती है? क्रिकेट मैचेस के ज़रिए बनती है, स्पोर्टिंग इवेंट के ज़रिए बनती है, और तो नहीं बनती। तो वो कौन इतना समझदार था, वो कौन इतना इंटेलिजेंट था, वो कौन है जिसके पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी थी पढ़ने की, स्टडी करने की, एनालिसिस करने की, जिसने वो इवेंट करवाया? आप उस पे ना जाएँ कि फुट सोल्जर्स कौन से होते हैं, तो डॉक्टर उस्मान ने क्या किया, तो फलाँ मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन ने क्या किया, तो दाइश आ गई, तो फलाँ चीज़ आ गई। ये सब नैरेटिव शेपिंग के टूल्स हैं। यहाँ नैरेटिव शेपिंग की जा रही है। अगर हमने इसको, चैलेंज को कबूल ना किया, इसको इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने आई एम श्योर कि वो टेक अप करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसको टेक अप ना किया, अगर आपने इस मसले को इंस्टीट्यूशनली, लीगली, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और एक पूरी न्यूज़ीलैंड को मजबूर ना किया कि देखिए हम और आप जॉइंट पार्टनर्स हैं अगेंस्ट टेररिज्म, हम टेररिज्म की फ्रंट लाइन स्टेट हैं, आप भी एंटी टेररिस्ट हैं, आपने भी दहशतगर्दी के खिलाफ आके अफगानिस्तान में बड़ी स्ट्रगल की है, सब कुछ है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमारी मदद करें, हमसे इंटेलिजेंस शेयर करें, हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हम और आप मिलके इस मामले की तह तक पहुँचे। अगर हमने ये ना किया, अगर हमने ये ना किया, तो फिर तैयार हो जाएँ कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स यहाँ पे होंगे। जितना ज़्यादा हम शोर मचाएँगे, उतने हम महफूज़ होंगे। जितना ज़्यादा हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज़ अ व्हाइट मैन बर्डन,
اتنا زیادہ جو ہے ہماری زندگیاں اور ہماری ساری ساکھ اور ہماری ایفرٹ جو ہے وہ خطرے میں ہوگی. آئی ہوپ آئی میکنگ سم سینس ٹو دوز پیپل جو اس کو سمجھ سکیں گے. تھینک یو.